हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर 33 है उसका हम जो चैप्टर 33 है स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला। ऑलरेडी लेक्चर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंपोजिशन है दोनों हाउस का, या हम बात करते हैं जो कंपोजिशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बात रखी गई है लेजिस्लेचर के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। फिर हम बात करेंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके रिगार्डिंग में जो कुछ पॉइंट्स रखे गए कंपोजिशंस के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के पावर और फंक्शंस के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा जो डिस्कशंस रहेगा वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या देखने को मिलता है, ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कुछ जो प्रिविलेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव को जो दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जो हमारे चैप्टर 33 है एम लक्ष्मीकांत का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशंस का। कंपोजिशंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरचना। संरचना को आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से स्ट्रक्चर, या किसी का बनावट। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बात रखा गया है आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171। हाँ, देखिए आर्टिकल 70 और आर्टिकल 171 ये दो बात रखता है कंपोजिशंस ऑफ हाउसेस के बारे में। कंपोजिशंस ऑफ हाउसेस देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 170 के बारे में, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 170 आउटलाइन करता है स्ट्रक्चर किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। उसी की तरीके बात करते हैं, उसी के अपोजिट में आर्टिकल 171 किसके बारे में बात करता है, कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे दोनों हाउसेस आपको देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे हम क्या कहते हैं, बाइकैमरिकल। और जहाँ पे सिर्फ आपको स्टेट असेंबली देखने को मिलेगा उसे हम यूनिकैमरिकल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रेजेंट टाइम पे टोटल आपको कितने, यानी टोटल कितने बाइकैमरिकल स्टेट हैं, उसके नाम बताने हैं आपको मैप में, वो सॉरी कमेंट बॉक्स में। ये मैंने आपको कल भी बताया था। बात करते हैं तो आर्टिकल 171 और आर्टिकल 170 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बात रखता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसे हम हिंदी में विधान परिषद और फिर बात करते हैं विधान परिषद और विधानसभा कहते हैं हिंदी में। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर्स में आपका आता है स्टेट असेंबली, जिसे हम विधानसभा हिंदी में कहते हैं, और आप इसे अदर वर्ड में तो इसे आप लोअर हाउस भी कह सकते हो, लोअर हाउस। जिस तरीके को अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो लोकसभा को क्या है, लोअर हाउस कहा जाता है, तो उसी तरीके से आप स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको आप क्या कह सकते हो, लोअर हाउस कह सकते हो। देखिए अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी है वो क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें इलेक्टेड पीपल होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने होते हैं। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, तो उसमें जो असेंबली की जो साइज है वो डिपेंड, यानी कि मिनिमम 60 सीट होनी चाहिए, कम से कम उसमें 60 सीट होने चाहिए, और मैक्सिमम 500। अगर हम बात करते हैं उन स्टेट के बारे में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको सबसे कम सीट देखने को मिलेगा, तो वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा आपको क्या है, स्मॉलर असेंबली देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं किस बारे में, डिट्रैक्शंस, जो हमारे ट्रेडिशनल्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इंश्योर करता है रेशियो बिटवीन द जो भी पॉपुलेशंस है स्टेट की, और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेंबर्स जो अलाउटेड होते हैं वो थ्रू आउट जो उस, यानी कि जो मेंबर्स को जो सीट अलाउटेड रहते हैं वो स्टेट के पॉपुलेशंस के बेस पे डिपेंड रहता है।
आमतौर पे बात करें या इसके अलावा एडिशनली बात करते हैं तो जो स्पेसिफिक प्रोविंस है प्लेस फॉर रिप्रेजेंटेड जो शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग में या जो आपको शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग में देखने को भी मिलेगा। यदि गवर्नर को लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उसमें कमी है असेंबली में, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं जो बैलेंस करने के लिए। तो देखिए आज के टाइम पे अगर हम एंग्लो इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एंग्लो इंडिया को क्या है, रिमूव कर दिया गया है आज के टाइम। यदि देखिए गवर्नर को लगता है कि जो हाउसेस है वो इम्बैलेंस में है यानी कि बैलेंस नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हो। फिर बात करते हैं लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद या परमानेंट हाउस कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 171 ये कहता है कि स्टेट कंपोजिशंस कर सकता है यानी कि गठन कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का यानी कि विधान परिषद का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 के बारे में बात करें तो जो मेंबर हैं यानी कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो क्या है 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। यानी कि मान लीजिए कि जो जितने भी जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका 1/3 मेंबर किसी में होने चाहिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें कितना, तो मिनिमम 40 मेंबर्स उसमें होने चाहिए, हर एक आपको सर्कमस्टेंस में देखने को मिलेगा। तब जाकर के क्या है जो कंपोजिशंस है विधान परिषद का वो आप देख सकते हो। तो देखिए फिर बात करते हैं कुछ कंपोजिशंस के बारे में बात रखा गया है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिगार्डिंग रखा गया कि कैटेगराइज किया गया। जैसे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो कंपोजिशंस के रिगार्डिंग में क्या है कुछ कुछ वो मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये चीज़ें उसमें ये इस कैटेगराइज के मेंबर उसमें शामिल होने चाहिए। सबसे पहला जो रखा गया है जो 1/3 मेंबर होंगे वो कहाँ से होने चाहिए, स्टेट काउंसिल से होने चाहिए, जो कि इलेक्टेड हो कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से या म्यूनसिपैलिटी से या जो भी अदर लोकल अथॉरिटीज है, स्पेसिफाइड बाय जो पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं। फिर 1/12 यानी कि जो 12वां हिस्सा है वो इलेक्टेड होने चाहिए कहाँ से, इंडिविजुअल्स हैव रेसिडेंट द सेम स्टेट, जो कि मिनिमम 3 साल के लिए वो क्या है या गारंटेड हो यूनिवर्सिटी विद इंडियन टेरिटरी, देश के ही अंदर या यूनिवर्सिटी में क्या हो वो गारंटेड होनी चाहिए वहां से 1/12 यानी कि 1/12 इलेक्टेड होने चाहिए। वहीं पे जो अनदर 1/12 रखा गया है टोटल मेंबर वो इलेक्टेड होने चाहिए, इंडिविजुअल्स कहाँ से इंगेज होने चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन से, वो एटलीस्ट कम से कम 3 साल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हो स्टेट के अंदर में, तो वहाँ से भी 1/12 इलेक्टेड होने चाहिए। और 1/3 जो मेंबर रखे गए हैं वो इलेक्टेड कहाँ से होने चाहिए, स्टेट असेंबली से इलेक्टेड होने चाहिए। फिर बात करते हैं इसमें द रिमेन जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश लॉ। तो इस तरीके से कंपोजिशंस आपको देखने को मिलेगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कंपोजिशंस के रिगार्डिंग में जो मेंबर्स हैं उसको किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। अब देखिए अगर बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के पावर और फंक्शंस के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस जिसे हम विधायक जो उसकी विधायक कार्य के बारे में बात करते हैं। तो विधायक कार्य में अगर बात करें तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर है वो अथॉरिटी करता है, क्रिएट करता है अपने स्टेट के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है या जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आता है तो उसके रिगार्डिंग में स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, लॉ या पॉलिसी बना सकता है। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा कि जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, तो समवर्ती सूची में क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा क्या है लॉ बनाए जा सकते हैं। तो यदि यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट के लॉ के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी वो किसको, सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया जाएगा तो उसको दिया जाएगा। ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
तो मेनली आप ये भी कह सकते हो कि स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग में कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी बनाने का अधिकार किसके पास आता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं पे फिर बात करते हैं, इसमें दो टाइप्स के बिल आपको देखने को मिलेगा, एक है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा है मनी बिल। देखिए ऑर्डिनरी बिल क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, यानी कि जिस स्टेट में आपको बाईकैमरिकल देखने को मिलेगा तो उसमें किसी भी हाउस में, चाहे आप विधान परिषद की बात कर लो या विधानसभा की बात कर लो, तो किसी भी हाउस में क्या है, तो जो बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट अगर हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल कहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो हमारा बाईकैमरिकल स्टेट हो या यूनिकैमरिकल स्टेट हो। फिर वहीं पे देखिए, अगर इन केस कोई भी बिल अमेंडमेंट होता है, दोनों हाउसेस में अप्रूव कर दिया जाता है, या कोई भी बिल पेंडिंग रहता है कहाँ पे, स्टेट काउंसिल में, वहाँ पे अप्रूव नहीं हो पाता है, जबकि स्टेट असेंबली में अप्रूव हो जाता है, तो वो लैप्स नहीं माना जाएगा, चाहे असेंबली डिसॉल्व ही क्यों ना हो जाए। या आप ये भी कह सकते हो, हालांकि यदि कोई बिल पेंडिंग रह गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में और वो पास होने के लिए और यानी कि वो पास होने के लिए असेंबली में ही पेंडिंग है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी वो क्या है पेंडिंग, तो वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, तब जाकर जो असेंबली है, यदि असेंबली डिसॉल्व होता है तो वो जो बिल है वो आपका क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। देखिए आफ्टर अप्रूवल बोथ हाउस, यानी कि जब दोनों हाउस में कोई भी बिल जब पास हो जाता है तब वो बिल किसके पास भेज दिया जाता है, गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। गवर्नर यदि उसको रिकमेंड दोबारा से उस पर विचार करने के लिए भेजता है तो लेजिस्लेचर उसे क्या है, दोबारा पास कराने के लिए गवर्नमेंट के पास भेज सकता है। तब गवर्नमेंट उस पर अपना असिस्ट दे करके जिस तरीके से हम बात करते हैं, जैसे ही गवर्नर उस पर अपना असिस्ट देगा तब वो लॉ क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। जिस तरीके से हमने सेंट्रल लेवल पे डिस्कस किया था कि यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है, जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उसे दोबारा यदि हम उस पर विचार करने के लिए भेजता है और दोबारा वो बिल पास होकर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, यदि उस पर प्रेसिडेंट अपना साइन कर देता है तो वो जो बिल है वो हमारा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उसी तरीके से सिमिलर आपको स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल वर्क के बारे में। फाइनेंशियल वर्क का मतलब है, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या है, कंट्रोल करता है स्टेट के जितने भी जो फाइनेंसेस है, जैसे कि हम बात करते हैं जो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी किया जाता है तो स्टेट असेंबली में किया जाता है, ना कि स्टेट काउंसिल में। जैसे बात करते हैं टैक्स के, जो मनी बिल है जो इनकम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट अथोराइज्ड के द्वारा, जिसमें एक्सपेंडिचर हो गया, आपका टैक्स चेंज हो गया, बॉडी यानी कि सेंट्रल से जो उधार लेने की बात हो गई, ये रिलेटेड जो भी मैटर्स है, तो इसके रिगार्डिंग में कौन लॉ बना सकता है, तो ये आपको स्टेट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलेगा। देखिए प्राइवेट मेंबर के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो जो मनी बिल है वो क्या है इंट्रोड्यूस करे, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स के पास ही रहता है, और उस वो भी किसके बेस पे, गवर्नर के रिकमेंडेशंस के बेस पे। यदि किसी केस में अगर हम बात करते हैं तो यदि जो बिल है वो क्लासिफाइड होता है, जो मनी बिल है वो स्पीकर करता है कहाँ पे, तो विधानसभा में, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशंस। यह बात कर फिर आगे की पॉइंट में देखो, यदि कोई भी विधानसभा से बिल पास हो जाता है, यानी कि जब मनी बिल पास हो जाता है विधानसभा से, और तब वो कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद में भेजा जाता है। यदि विधान परिषद उसे वो रिटर्न कर देता है तो वो सिर्फ 14 दिन के लिए होता है, 14 डेज के लिए होता है। फिर से क्या है उसको यानी कि रिकमेंडेशन से विदाउट रिकमेंडेशन जो रिटर्न करता है वो मात्र 14 डेज के भीतर ही करना होता है। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, वो दोबारा यदि उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दे सजेशंस को, तो उसमें क्या है, फॉलोइंग दिस स्टेजेस द बिल सबमिटेड टू द गवर्नर अप्रूवल, फिर वो बिल क्या है गवर्नर के अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास सबमिट कर दिया जाता है। ये आपको फाइनेंशियल वर्क देखने को मिलेगा किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर बात करते हैं किसके बारे में, कुछ प्रिविलेंस अधिकार देखने को मिलता है। प्रिविलेंस का मतलब होता है एक तरीके से विशेष अधिकार। जिस तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर एंजॉय करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 105 क्लॉज 1 में दिया गया है, ठीक उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2
जो पार्लियामेंटेरियन है कैन बी अकाउंटेबल इन एनी कोर्ट फॉर दिस स्टेटमेंट और वोट मेड द पार्लियामेंट, यानी कि क्लॉज 2 ये कहता है 105 आर्टिकल का कि यदि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री जो मेंबर हैं एमपीज हैं, यानी कि वो कोई भी जो स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी वोट देते हैं उनको किसी भी अदालत में अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा। ये बात किसमें आर्टिकल 105 टू क्लॉज 2 में रखा गया। उसी तरीके से आपको ये स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। एडिशनली बात करते हैं, नो इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड एलिजिबल फॉर पब्लिशिंग पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग if publications is authorized by parliament or any of its authorized authorities. Article 194 of Indian Constitution grants similar privileges of the state legislative body। मतलब क्या है इसका कि देखिए एडिशनली अगर हम बात करें, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं यदि कोई भी पब्लिकेशंस होता है पार्लियामेंट्री, कोई जो रिपोर्ट्स हैं, पेपर हैं, वोट है या कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं, यदि वो पब्लिक होता है, पब्लिकेशंस किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर या किसी जो अथॉरिटीज है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उससे उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 भी क्या करता है, यही सेम प्रिविलेज अधिकार स्पेशल राइट किसको देता है, स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी को देता है। फिर देखिए अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट जो प्रिविलेज है एप्लीकेबल रहता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर में। यदि कोई पार्लियामेंट के बाहर में जाकर के ये बात करता है तो इसे क्या माना जाएगा कि मान हानिकारक इसे माना भी जा सकता है। यानी कि ये समझिए कि जो विशेष अधिकार है केवल पार्लियामेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। यदि इसे पार्लियामेंट से कहीं पे भी बाहर किया जाता है तो बाहर कही गई कोई भी बात क्या है मान हानिकारक में मानी जा सकती है। यही चीज क्या है स्टेट के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 33 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, 2 नवंबर की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको 3 नवंबर के साथ मिल जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया था जिसकी वजह से मैंने 2 अक्टूबर की वीडियो जो करंट अफेयर की वो अपलोड नहीं की, बट वो उसकी आपकी जो पीपीटी है वो बनी हुई है। तो आपको 3 नवंबर के साथ क्या है आपको दोनों दिन की जो करंट अफेयर न्यूज़ है वो रात 8:30 बजे आपको मिल जाएगा और शाम 5 बजे आपकी जो ये पॉलिटी की वीडियो है वो मिल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा मेरे पास भी काम रहते हैं तो जिसकी वजह से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मैनेज कर ले। और एक चीज़ और फ्रेंड, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की वो आपकी कंप्लीट की जा चुकी है, प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अभी हम इसके पैरेलल में इकोनॉमिक्स की बुक लेके चल रहे हैं क्लास 9 से लेकर के। तो क्लास 9 में हमने 3 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगला वीडियो डिस्कस होगा वो चैप्टर 4 होगा जो कि है फूड सिक्योरिटी। तो यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।